नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा इस समय जिस तरह से उभर कर सामने आ रहा है, उसने समाज, प्रशासन और आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। पहले छांगुर का मामला सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी थी, और अब आगरा का धर्मांतरण कांड, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी फंडिंग और एक संगठित गिरोह की गहरी साजिशें उजागर हो रही, इस पूरे मसले को और भी गंभीर बना दिया है। लगातार सामने आ रही कड़ियों से ये साफ होता जा रहा है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की छोटी सी कड़ी है जो देश के भीतर वैचारिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आगरा केस में पकड़े गए आरोपियों की परतें खुलने के साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि धर्मांतरण अब व्यक्तिगत इच्छा या आस्था की बात नहीं रह गई है, बल्कि एक सुनियोजित रैकेट का हिस्सा बन चुका है, जहां युवाओं को बहलाकर, डराकर या प्रलोभन देकर उनके धर्म, पहचान और भविष्य को बदला जा रहा है। योगी सरकार इस मामले में लगातार एक्शन मोड में है, चाहे वो छापेमारी हो, एनआईए और एटीएस की कार्रवाई हो, या बुलडोजर के जरिए दबाव सरकार यह दिखाना चाह रही है कि ऐसे गिरोह को अब यूपी में पनप नहीं पाएंगे। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। आगरा धर्मांतरण का खुला गहरा राज। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया ये धर्मांतरण कांड न सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण है, बल्कि एक गहरी साजिश की झलक देता है, जिसमें धर्म, राजनीति, विदेशी फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथ सब एक साथ शामिल हैं। इस पूरे मामले का केंद्र है अब्दुल रहमान, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन खुद कई धर्मांतरण की परतों में लिपटा रहा है। रहमान ने पूरे धर्मांतरण रैकेट की भागदौड़ खुद संभाल ली और इस्लामीकरण की कथित वैश्विक योजना गजवाए हिंद की प्रेरणा लेकर भारत में सक्रिय एक गहरे नेटवर्क का हिस्सा बन गया। भारत में धर्मांतरण कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आए मामले ने जिस प्रकार देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और आम जनमानस को चौकन्ना कर दिया है, वह अभूतपूर्व है। यह सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं था, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय और योजनाबद्ध साजिश थी। इस साजिश का उद्देश्य सिर्फ धर्म परिवर्तन कराना नहीं था, बल्कि 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना था। यह कोई आरोप या अटकल नहीं है, बल्कि युवतियों से हुई पूछताछ, पुलिस की जांच और गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी के आधार पर कहे गए तथ्य हैं। धर्मांतरण के रैकेट की परतें हुई बेनकाब। ये गिरोह कोई तत्कालिक या स्थानीय स्तर का नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, जिसकी जड़ें लगभग 35 वर्षों से फैली हुई थी। पुलिस के अनुसार अब्दुल रहमान ने स्लीपर सेल जैसी रणनीति अपनाकर सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, फर्जी प्रोफाइल्स, धार्मिक साहित्य और मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉशिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। युवतियों को लूडो, स्टार जैसे ऑनलाइन गेम्स के जरिए फंसाया जाता, दोस्ती बढ़ाई जाती और फिर धीरे धीरे उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की जाती। गिरोह का ढांचा इतना सुनियोजित था कि इसमें 4 से 5 चरणों की व्यवस्था थी। पहला, शिकार की पहचान; दूसरा, भावनात्मक लगाव और धार्मिक जिज्ञासा पैदा करना; तीसरा, मानसिक रूप से कमजोर करना; और चौथा, निकाह और धर्मांतरण; और अंत में उन्हें नई पहचान और नेटवर्क का हिस्सा बनाना। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरोह ने महिलाओं को दावते इस्लाम के नाम पर अलग अलग कोड नेम्स और धार्मिक नाम देकर आगे मिशन में शामिल किया। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली परत वह है जिसमें पाकिस्तान से अब्दुल रहमान की व्हाट्सएप कॉलिंग गतिविधियां उजागर हुई है। जी हां, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉलिंग अब्दुल रहमान किया करता था। रहमान लगातार पाकिस्तान के 6 नंबरों से संपर्क में था, जिनमें से कई कॉल इंटरनेट वॉइस कॉलिंग के माध्यम से की जाती थी, ताकि उनके रिकॉर्ड्स ना रखे जा सकें। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को अमेरिका, कनाडा, यूएई और लंदन जैसे देशों से फंडिंग मिलती थी। हवाला, क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाखों की रकम यूपी पहुंचाई जाती थी। इससे ये साबित होता है कि ये धर्मांतरण गिरोह न सिर्फ भारत के संवैधानिक ताने बाने को चुनौती देता है,
बल्कि इसकी जड़ें वैश्विक आतंकवाद और कट्टरपंथी इस्लामी नेटवर्क तक जाती हैं। ये मामला सामने तब आया जब सदर इलाके से 2 सगी बहनें गायब हुई और उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की तो ये कोई आम अपहरण नहीं बल्कि एक गहरा और बहुस्तरीय साजिशनुमा प्रकरण निकला। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि यह गैंग वर्ष 2050 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट तक तैयार कर चुका था। इसका मकसद था कि देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित कर देश के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया जाए। गिरोह ने ऑनलाइन माध्यम से गजवाए हिंद जैसी विचारधारा को युवाओं में फैलाया और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के बाद बाकायदा प्रशिक्षण, नामकरण और तैनाती भी दी। यूपी पुलिस के अनुसार अब्दुल रहमान द्वारा चलाया गया ये रैकेट एक स्लीपर आर्मी की तरह था जो समय आने पर सक्रिय होकर देश के खिलाफ कार्य कर सकता था। इस नेटवर्क में विदेशी नागरिकों, एनजीओ, कट्टरपंथी इस्लामिक विद्वानों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका भी जताई जा रही है, जिनकी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही। राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश दिए हैं कि धर्मांतरण की किसी भी योजना को जड़ से समाप्त किया जाए। इससे पहले छांगुर वाले मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने यही कड़ा रुख अपनाया था। ये पूरा मामला एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जैसे बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस हद तक किया जा सकता है। धर्मांतरण का उद्देश्य अगर स्वेच्छा पर आधारित हो तो वह संविधान द्वारा संरक्षित है, लेकिन अगर वह छल, प्रलोभन, ब्रेन वॉश या दबाव के माध्यम से होता है तो वह सीधे तौर पर समाज, राज्य और लोकतंत्र की बुनियाद को चोट पहुंचाता है। अब्दुल रहमान और उसके गैंग का मॉडल यही दिखाता है कि कैसे साजिशन और संगठित तरीके से धर्म को हथियार बनाकर पूरे राष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार अभी तक अब्दुल रहमान से ऊपर कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण अब कोई धार्मिक बहस का विषय नहीं रह गया, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बन चुका है। इसमें न केवल बाहरी दुश्मन जुड़े हैं बल्कि देश के भीतर भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो या तो जागरूक नहीं है या उनको जानबूझकर इस जाल का हिस्सा बनाया गया है या वो जानबूझकर इस जाल का हिस्सा बने हैं। ये युद्ध बंदूक से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और डिजिटल हथियारों से लड़ा जा रहा है, जहां एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए किसी का धर्म, सोच और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी जाती है। सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी है कि समाज सजग रहे। हर नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई संस्कृति की है, पहचान की है और समाज की है। संक्षेप में कहा जाए तो आगरा धर्मांतरण कांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संकट की ओर इशारा करता है। यह प्रकरण बताता है कि कैसे एक व्यक्ति, एक संगठन और एक विचारधारा वर्षों तक पर्दे के पीछे काम करती रही और समाज में नफरत, अस्थिरता और पहचान संकट फैलाने की साजिश करती रही। इस गिरोह की परतें जितनी खुलती जाएंगी, ये मामला उतना ही गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रतीत होता है। अब जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है कि वे इन सभी कड़ियों को उजागर करे और समाज को इस मानसिक, धार्मिक और वैचारिक युद्ध से बचाए। इस पूरे धर्मांतरण कांड की परतें खुलने के साथ साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये मामला केवल कानून के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक समरसता, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करने वाली साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। अब्दुल रहमान जैसे मास्टरमाइंड और उनके पीछे काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ये साबित करते हैं कि कैसे धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत आजादी को हथियार बनाकर एक बड़े वैचारिक युद्ध की पटकथा रची जा सकती है। धर्म को किसी की मजबूरी नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक बनाकर ही देखा जाए। अब समय आ गया है कि समाज, प्रशासन और न्याय प्रणाली मिलकर ऐसे अंधेरे नेटवर्क को उजागर करें ताकि देश का भविष्य एकजुटता, विविधता और कानून के शासन पर आधारित रहे, ना कि कट्टरता, भय और छलावे पर। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।